हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में वापसी कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं और साथ ही साथ वापसी कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग लेखक के परिचय से इस कहानी को आरंभ करते हैं। देखिए, लेखक का नाम है उषा प्रेमोदा। ठीक है, उषा प्रेमोदा का जन्म 24 दिसंबर 1931 को कानपुर में हुआ था। अंग्रेजी में एमए पीएचडी करने के बाद वे कुछ समय प्राध्यापिका रही और बाद में पियर नीग्रो से विवाह कर अमेरिका चली गई। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 24 दिसंबर 1931 को कानपुर में, याद रखिएगा। एमए किए थे, पीएचडी किए थे। ठीक है, और ये साथ ही साथ प्राध्यापिका के रूप में काम भी किए थे और बाद में पियर नेक्रो से विवाह करके अमेरिका चले गए थे। ठीक है, अब आगे देखिए। अमेरिका में विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय के दक्षिण एशियाई विभाग में इन्होंने दशकों तक भारतीय भाषा साहित्य की संस्कृति की अध्यापन किया। अमेरिका में रहते हुए भी उषा प्रेमोदा भारतीय समाज और संस्कृति की आधारभूत विशेषताओं से कभी कटी नहीं। यही उनके कथा साहित्य की अपनी पहचान भी है। उषा प्रेमोदा की कहानी कई संकल्पनों में एकत्र हैं, जैसे जिंदगी और गुलाब, फिर बसंत आया, कितना बड़ा झूठ, एक कोई दूसरा और शून्य। ये सब क्या है? तो ये सब इनके बहुत सारे संकलन हैं। ठीक है, इन सभी संकलनों में जीवन के अर्थार्थ और अनुभव व्यक्त करने वाली कहानियाँ हैं। इनकी कहानियाँ बहुत साफ सुथरी और काव्यात्मक अनगढ़ता से मुक्त होता है। कहते हैं कि इनकी प्रसिद्ध कहानी वापसी से कहानी की समीक्षा का माहौल बना। विदेश प्रवास करने के कारण इनकी कहानियाँ आत्मपरक भी हुई। उनकी कहानियों में नारी जीवन की अछूता भावनाओं की सफल व्यक्तित्व। आलोचक बच्चन सिंह के अनुसार इनकी कहानी में गलीज गंदगी, जीने की व्यवस्था और अंतः वैयक्तिकता को जो तोड़ लेने की लाचारी और अकेलापन का पक्ष आया है। ठीक है, इनका उपन्यास भी है बहुत सारा, जैसे कि 55 खंभे लाल दीवार 1961 का ये उपन्यास है, रुकोगी नहीं राधिका 1967, शेष यात्रा 1984, अंतःवर्षी 2000, भया कबीर उदास 2007 और नदी जो है 2013 का उपन्यास है। इनको सम्मान मिल चुका है वर्ष 2007 के पद्म भूषण डॉक्टर मोटी सत्यनारायण पुरस्कार से सम्मानित इनको किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग वापसी कहानी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इस कहानी का जो नायक है वो हम लोग मतलब केंद्र बिंदु जो कह सकते हो गजाधर बाबू के पूरे परिवार को कह सकते हैं। ठीक है, और उस फैमिली का जो केंद्र कह सकते हो कौन है? तो गजाधर बाबू हैं। ठीक है, तो गजाधर बाबू जो हैं वो रेलवे में काम कर्मचारी है रेलवे के। तो इन्हीं के बारे में एक कहानी पढ़ना है। देखिए, गजाधर बाबू ने कमरे में जमा सामान पर एक नज़र दौड़ाई। मतलब ये तब की कहानी है जब गजाधर बाबू को उनके ड्यूटी के बाद जो है वो अवकाश मिल चुका था। ठीक है, चलिए देखिए, यानी कि वो रिटायर हो गए थे, तब की कहानी है। 2 बक्स डोलची बाल्टी, यानी कि इनके सामान जो है ना वो पैक कर रहे थे अपने घर जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि रिटायरमेंट मिल गया था। ठीक है, यह डिब्बा कैसा है? गणेशी से इन्होंने पूछा कि यह डिब्बा कैसा है गणेशी। गणेशी उनके बगल में ही रहते थे रूम में और थोड़ा बहुत काम भी कर देते थे गजाधर बाबू का। ठीक है, तो गणेशी से पूछा गजाधर बाबू कि यह डिब्बा कैसा है गणेशी। तो उन्होंने पूछ लिया गणेशी से ऐसे। ठीक है, तो कुछ गर्व, कुछ दुख, कुछ लज्जा से बोला कि घरवाली ने साहब को होना चाहिए। ठीक है, या साथ को कुछ बेसन के लड्डू रख दिए हैं। यानी कि जो गणेशी के घरवाली थे ना वो गजाधर बाबू के लिए बेसन के लड्डू रख दिए थे, क्योंकि गजाधर बाबू को बेसन का लड्डू क्या था? बहुत पसंद था। ठीक है, अब गणेशी आगे बोलता है कि अब कहाँ हम गरीब लोग आपकी कुछ खातिर कर पाएंगे, इसलिए हमारी पत्नी क्या दे दी थी? बेसन के लड्डू बना कर दे दी, क्योंकि आपको ये बहुत अच्छा पसंद है। घर जाने की खुशी में गजाधर बाबू ने एक विषाद का अनुभव किया, जैसे एक परिचित स्नेह और आदरमय सहज संसार से उनका नाता टूट रहा है।
देखिए बहुत सालों से चूंकि वो वहाँ रह रहे थे अपना रूम में, तो अचानक उसको छोड़ करके जाएंगे तो उस रूम के प्रति या वहाँ के लोगों के प्रति जो है वो विषाद मन में उत्पन्न होगा ही होगा। तो उनका मन में भी विषाद उत्पन्न होता है। लेकिन इस विषाद उत्पन्न होने के एक और तुलना यदि हम लोग घर से करेंगे कि घर जाना है, तो घर जाने की खुशी क्या है, इस विषाद से ज़्यादा दुगना खुशी वाला माहौल होता है। इसीलिए हम लोग इस गम को क्या कर सकते हैं, भूल जाते हैं। तो वही चीज़ इनके साथ भी हुआ। कभी कभी हम लोगों को भी खबर लेते रहिएगा, ऐसे गणेशी बोलता है। गणेशी बिस्तर में रस्सी बांधता हुआ ऐसे बोला कि कभी कभी हम लोगों का भी खबर लेते रहिएगा। कभी कुछ जरूरत हो तो लिखना गणेशी, इस अगहन तक बिटिया की शादी कर दो। और ये बोलते हैं गजाधर बाबू कि ठीक है, कभी कभी तुमको ज़रूरत पड़ेगा, तुम उनको पत्र लिखना मुझको, और इस अगहन के आसपास अपनी बिटिया को शादी कर दो। अब देखिए, गणेशी ने अंगोचे के छोर से आंखें पोंछी। अब आप लोग सहारा न देंगे तो कौन देगा। गजाधर बाबू से गणेशी ने ऐसे बोला कि आप ही लोग ना सहारा देंगे, ठीक है, आप लोग सहारा नहीं देंगे तो कौन सहारा देगा। आप यहाँ रहते तो शादी में कुछ और हौसला होता। गणेशी बोलता है गजाधर बाबू से कि आप यदि यहाँ रहते तो और शादी में मैंने जो गणेशी अपना बेटी का शादी करता तो शादी में इसका और हौसला रहता। गजाधर बाबू चलने को तैयार बैठे थे, मैंने रेडी हो चुके थे घर जाने के लिए। रेलवे क्वार्टर का वह कमरा जिसमें उन्होंने कितने वर्ष बिताए थे, बहुत साल तक रहे थे, उसका सामान हट जाने से वह रूम जो है वो कुरूप या नग्न लगने लगा था। आंगन में रोपे पौधे की जान पहचान के लोग ले गए थे, मैंने आसपास के जो भी लोग थे वो ले गए थे। अब चूंकि उस रूम में कोई नहीं रहेगा तब पेड़ पौधा को कौन पानी देगा, इसलिए अगल बगल के रूम में जो है गजाधर बाबू उस सारे पेड़ पौधों को दे दिए थे। और जगह जगह मिट्टी बिखरी हुई थी। पर पत्नी बाल बच्चों के साथ रहने की कल्पना में यह बिछोह एक दुर्बल लहर की तरह उठकर विलीन हो गया। मैंने घर जाने की खुशी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सब जो दुख है वो विलीन हो गया। गजाधर बाबू खुश थे, बहुत खुश थे। 35 साल की नौकरी के बाद वह रिटायर होकर जा रहे थे। कितने साल के, तो 35 साल ड्यूटी किए थे लगातार। उनका 35 साल उम्र नहीं था, वो 35 साल ड्यूटी किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। इन वर्षों में अधिकांश समय उन्होंने अकेले रह करके काटे थे। उन अकेले क्षणों में उन्होंने इसी समय की कल्पना की थी कि कब मैं अपने परिवार के साथ रहूंगा, कब मैं अपने घर जा पाऊंगा। तो वही चीज़ है कि अब वो अपने परिवार के साथ रह पाएंगे, इसी का कल्पना किए थे। इसी आशा के सहारे वो अपने अभाव का बोझ ढो रहे थे कि अब हम घर जाएंगे, अब हम घर जाएंगे, ठीक है। तो किसी प्रकार से वो अपना ड्यूटी कर रहे थे। संसार की दृष्टि में उसका जीवन सफल कहा जा सकता है। मैंने गजाधर बाबू का जीवन जो है संसार के दृष्टिकोण में सफल कहा जा सकता है। शहर में एक मकान बनवा लिए थे ये। बड़े लड़के अमर और लड़की कांति की शादी कर दी थी। 2 बच्चे ऊंची कक्षा में पढ़ रहे थे, यानी कि टोटल मिलाकर के 4 इनके बच्चे थे। क्लियर। चलिए आगे देखिए। आगे इसके बाद कि गजाधर बाबू नौकरी के कारण प्राय छोटे स्टेशनों पर रह रहे थे और उनके बच्चे और पत्नी शहर में रह रहे थे, जिससे पढ़ाई में कोई बाधा न आ सके। गजाधर बाबू स्वभाव से बहुत स्नेही व्यक्ति थे और स्नेह के आकांक्षी भी थे। जब परिवार साथ था, ड्यूटी से लौटकर बच्चों से हंसते हंसते, पत्नी से कुछ मनोविनोद करते, उन सब के चले जाने के बाद उनके जीवन में गहन सूनापन भर उठा था। मैंने जब जो वो घर जाते थे तो अपने परिवार के लोगों से मेल मिलाप करके रहते थे, तो खुशी खुशी उनका जीवन लगता था, ठीक है। अब देखिए, खाली क्षणों में उनके घर में टिका न जाता। खाली क्षण जो यदि है तो उनको घर में टिका न जाता था। कभी प्रकृति के न होने पर भी उन्हें पत्नी की स्नेहपूर्ण बातें याद आती रहती थी। मैंने उनकी पत्नी जो उनसे कुछ बात कहा करती थी, वो सब चीज़ उनको बाद में याद आया करता था जब वो ड्यूटी पे रहते थे। दोपहर में गर्मी होने पर भी 2 बजे तक आग जलाए रहती और स्टेशन से वापस आने तक गर्म गर्म रोटियां सेकती। यानी कि उनके परिवार वाले लोग जब उनके रूम पर रहते थे ना, तो उनके पत्नी क्या करते थी कि गर्मी के समय में भी 2 बजे तक वो जो है वो चूल्हा को जलाए रखती थी, और जब वो गजाधर बाबू आते थे तब उनको गर्म गर्म रोटी बना करके देती थी। तो ये सब चीज़ उनको याद आता था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे है इसके बाद कि उनको खा चुकने के बाद और मना करने के बाद भी थोड़ा सा और कुछ थाली में परोस देती थी और बड़े प्यार से आग्रह करती थी कि खाइए ना, ठीक है। अब देखिए, जब वह थके हारे बाहर से आते तो उनकी आहट पर वह रसोई घर के द्वार पर निकल आती और उनकी सलज
आंखें मुस्कुरा उठती थी जब वो अपने परिवार को देखते थे। गजाधर बाबू को तब हर छोटी बात भी याद आती और वह उदास हो उठते। माने जब वो अकेले रहते थे रूम में तो उनके फैमिली के बारे में, उनके परिवार के बारे में जो है बात याद आता था मन में, तो उदास हो जाते थे। अब कितने वर्षों बाद वह अवसर आया है जब वह फिर उसी स्नेह और आदर के मध्य में अब रहने जा रहे हैं अपने परिवार वालों के साथ। चला के देखिए, टोपी उतार कर गजाधर बाबू ने चारपाई पर रख दी, जूते खोलकर नीचे सिरका दिए। अंदर से रह रह कर कहो कहो की आवाज़ आ रही थी। इतवार का दिन था और उनके सब बच्चे इकट्ठे होकर नाश्ता कर रहे थे, यानी कि वो अब घर पहुंच गए, अपने जूता वगैरह को खोल करके साइड में तैयार करके रख दिए। अब वो अंदर जा रहे हैं और उस दिन जो है इतवार का दिन है, इसलिए फैमिली जो है टोटल घर पर ही है। गजाधर बाबू के सूखे चेहरे पर सिग्न मुस्कान आ गया, थोड़ा सा मुस्कान आ गया। इसी तरह मुस्कुराते हुए वह बिना खां से अंदर चले आए। उन्होंने देखा कि नरेंद्र जो है वो कमर पर हाथ रख के शायद गत रात्रि में किसी फिल्म मैंने पिछले रात में कोई फिल्म देखा होगा तो उसी चीज़ का क्या कर रहा है, कोई नृत्य करने का नकल कर रहा था। और बसंती हंस हंस कर दूहरी हो जा रही थी, मतलब बहुत हंस रही थी उसको देख करके। अमर की बहू अपने तन बदल आंचल या घूंघट का कोई होश न था उसको और वह उन्मुक्त रूप से हंस रही थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, गजाधर बाबू को देखते ही नरेंद्र धप से बैठ गया और चाय का प्याला उठाकर मुंह से लगा लिया। बहू को होश आया और उसने क्या किया कि माथा अपना ढक लिया आंचल से। केवल बसंती का शरीर रह रहकर हंसी के प्रयत्न में हिल रहा था उस समय तक। ठीक है, गजाधर बाबू ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को देखा, फिर कहा, क्या नरेंद्र, क्या नकल हो रही थी? कुछ नहीं बाबूजी, नरेंद्र ने सिटपिटा करके बोला। गजाधर बाबू ने चाहा था कि वह इस मनोविनोद में भाग लेते, पर उनके आते ही जैसे ही सब कुछ कुंठित हो चुका था और सब चुप हो गए थे। मैंने गजाधर बाबू सोच रहे थे कि हम भी जाएंगे और उन लोग जैसे एंजॉय कर रहे हैं हम लोग उनके साथ मिल करके रहेंगे, लेकिन जैसे गजाधर बाबू को लोग देखते हैं तो सब लोग क्या हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं। उससे उनके मन पर थोड़ी सी खीनता उपज आई। गजाधर बाबू के मन पर थोड़ा सा खीनता जो है उभर आई थी। बैठते हुए बोले, बसंती चाय मुझे भी देना, तुम्हारी अम्मा की पूजा अभी तक चल रही है क्या? और बोलते हैं कि चाय मुझे भी लाओ, और बसंती से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी अम्मा का पूजा अभी तक चल रहा है? बसंती ने माँ की कोठरी की ओर देखा, बोली कि अभी आती ही होगी, और प्याले में उनके लिए चाय छानने लगी। बहू चुपचाप पहले ही चली गई थी। अब नरेंद्र भी चाय का आखिरी घुट पी करके उठ खड़ा हुआ। केवल बसंती पिता के लिहाजे में चौकी पर बैठी माँ की राह देखने लगी। गजाधर बाबू ने एक घूंट चाय पी, फिर कहा, बिट्टी चाय तो क्या है, फीकी है। तो बोलती है बसंती कि लाइए चीनी डाल दूँ। रहने दो, तुम्हारी अम्मा जब आएगी तब मैं चाय पी लूँगा, ऐसे गजाधर बाबू बोलते हैं। थोड़ी देर में उनकी पत्नी हाथ में अर्घ का लोटा लिए हुए, वो अर्घ का लोटा जो होता है वो लिए हुए वो मिली, और अशुद्ध स्तुति करते हुए तुलसी में डाल दिया पानी को। ठीक है, और उन्हें देखते ही बसंती उठ गई। पत्नी ने आकर गजाधर बाबू को देखा और कहा, अरे आप अकेले बैठे हैं, यहाँ सब कहाँ गए? ठीक है, यह सब कहाँ गए? गजाधर बाबू के मन में फांस सी करक उठी। ठीक है, अपने अपने काम में लग गए हैं, आखिर बच्चे ही तो हैं, और ऐसा गजाधर बाबू जवाब दिए। पत्नी आकर चौकी में बैठ गई। उन्होंने नाक जो है वो चढ़ाकर चारों ओर जूते बर्तनों को देखा। ठीक है, फिर सारे में जूठे बर्तन पड़े हुए हैं, और ऐसे बोला, और ई घर में धर्म कर्म कुछ नहीं है। ठीक है, इस घर में अब देखिए, पूजा करके सीधे चौक में घुसो, ऐसे वो कह रही थी कि पूजा करो सीधे चौक में घुसो, ये घर में कुछ धर्म कर्म नहीं है। कौन बोल रहे थे? तो गजाधर बाबू की पत्नी। फिर उन्होंने नौकर को पुकारा। जब उत्तर न मिला तो एक बार और उस स्वर में बोला। फिर पति की ओर देखकर बोली, बहू ने भेजा होगा बाजार, और एक लंबी सांस लेकर चुप हो गई। मैंने गजाधर बाबू की पत्नी निकले पूजा करके, तो देखे कि गजाधर बाबू आ चुके हैं, तुलसी में पानी डाले, फिर देखे कि जो है वो बर्तन इधर उधर पड़ा हुआ है, तो बोले कि इस घर में कोई जो है धर्म कर्म का चीज़ें नहीं है, हमें जस्ट पूजा घर से हैं, तुरंत चौके में जाना होगा, ऐसे बोले। ठीक है, फिर नौकर को आवाज़ दिए, और नौकर का आवाज़ उसमें रिप्लाई में कुछ नहीं आया, तो वो सोचे कि गजाधर बाबू की पत्नी के साथ अपने जो बहू है वो नौकर को बाजार भेजी होगी। गजाधर बाबू बैठकर चाय और नाश्ते का इंतजार कर रहे थे। उन्हें अचानक ही गणेशी का याद आ गया कि रोज़ सुबह पैसेंजर आने से पहले वह गर्म गर्म पूरियाँ और जलेबी बनाया करता था।
गजाधर बाबू जब तैयार होते थे उनके लिए जलेबियां और चाय लाकर रख देता था। चाय कितनी बढ़िया, कांच के गिलास में ऊपर तक भरी लबालब पूरे 2.5 चम्मच चीनी और गाढ़ी मलाई उसमें डाला होता था। पैसेंजर भले ही रानीपुर लेट पहुँचे, गणेशी का चाय पहुँचने में कभी देर नहीं होता था। क्या मजाल कि कभी उसने कुछ कहना पड़े, मैंने कि चीनी वगैरह के बारे में परफेक्ट बनाता था खाना पीना चाय वगैरह। पत्नी का शिकायत भरा स्वर सुनकर उसके विचार में अव्यागता पहुंचा। वह कह रही थी कि सारा दिन इसी खिंच खिंच में निकल आता है। अब चलिए आगे देखिए, आगे है इसके बाद कि इसी गृहस्थी का धंधा पीटते पीटते उम्र बीत गई, कोई जरा हाथ भी नहीं बढ़ाता। इसे पत्नी उनके बोल रहे थे। बहू क्या किया करती है, गजाधर बाबू ने पूछा। पड़ी रहती है बसंती। फिर कहा कि कॉलेज जाना होता है। गजाधर बाबू ने जोश में आकर बसंती को आवाज़ दिया। बसंती भाभी के कमरे से निकली तो गजाधर बाबू ने कहा, बसंती आज से शाम का खाना बनाने की जिम्मेवारी किस पर है? तुम पर है। सुबह का भोजन तुम्हारी भाभी बनाएगी और शाम को तुम बनाओ। बसंती मुंह लटकाकर बोली, बाबूजी पढ़ना भी तो होता है। गजाधर बाबू ने बड़े प्यार से समझाया, तुम सुबह पढ़ लिया करो, तुम्हारी माँ जो है बुढ़ी हो गई है, उनके शरीर में अब वह शक्ति नहीं बची है। तुम हो, तुम्हारी भाभी है, दोनों मिलकर काम में हाथ बटाना चाहिए तुम दोनों को। ऐसे बोले। बसंती चुप रही। उसके जाने के बाद ठीक है, उसकी माँ ने धीरे से कहा, पढ़ने का तो बहाना है, कभी जी ही नहीं लगता। कैसे लगे? शीला से ही फुर्सत नहीं है। बड़े बड़े लड़के हैं उसके घर में, हर वक्त वहाँ घुसा रहना मुझे नहीं सुहाता। मना करती हूँ तो सुनते नहीं है। ऐसे वो बोलते हैं। नाश्ता कर गजाधर बाबू बैठक में चले गए। घर छोटा था और ऐसी व्यवस्था हो चुकी थी कि उसमें गजाधर बाबू के रहने के लिए कोई स्थान न बचा था। जैसे किसी मेहमान के लिए कुछ अव्यवस्थित प्रबंध कर दिया जाता है, उसी प्रकार बैठक में कुर्सियों को दीवार से सटाकर बीच में गजाधर बाबू के लिए पतली सी चारपाई डाल दिया गया था। गजाधर बाबू उस कमरे में पड़े पड़े कभी कभी अनायास ही इस अस्थायित्व का अनुभव करने लगते। उन्होंने याद हो आती कि रेलगाड़ियों की जो आती थोड़ी देर रुककर किसी और लक्ष्य की ओर चली जाती। ठीक है, घर छोटा होने के कारण बैठक में ही अपना प्रबंध जो है वो किया था। उनकी पत्नी के पास अंदर एक छोटा सा कमरा अवश्य था, पर वह एक ओर से अचारों में मर्तबान, दाल चावल के कनस्टर और घी के डब्बे जो है वो घिरा हुआ था उनके रूम। दूसरी ओर पुरानी रजाइयाँ दरियों में लिपटी और रस्सी में बंधी रखी थी। उनके पास एक बड़े से टीन के बक्से में घर भर के गर्म कपड़े उसमें रखे हुए थे। बीच में एक जो है वो अलगनी बंधी हुई थी, जिस पर प्रायः बसंती के कपड़े लापरवाही से पड़े रहते थे। वह भरसक उस कमरे में नहीं जाते थे। ठीक है, घर का दूसरा कमरा अमर और उनकी बहू के पास था और तीसरा कमरा सामने की ओर था। बैठक था वो तीसरा कमरा। ठीक है, गजाधर बाबू के आने से पहले उसमें अमर की ससुराल से आया बेंत की 3 कुर्सियों वाला सेट उसमें पड़ा होता था। कुर्सियों पर गद्दियाँ और बहू के हाथों के गढ़े हुए कुशन उसमें डाले हुए थे। जब उनकी पत्नी को कोई लंबी शिकायत करनी होती थी तो अपनी जो है वो चटाई बैठक में पड़ जाती थी। तो वह एक दिन चटाई लेकर आई। ठीक है, गई उस रूम में। गजाधर बाबू ने घर गृहस्थी के बातें जो है वो छेड़ी। वह घर का रवैया देख रहे थे। ठीक है, बहुत हल्के से उन्होंने कहा कि अब हाथ में पैसा कम रहेगा, कुछ जो है खर्च हो ना वो क्या होना चाहिए, तो खर्च जो है वो कुछ कम कर देना चाहिए फैमिली के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। खर्च तो वाजिब है, किसका पेट काटूं। यह जो है वो यही जोड़ गांठ करते करते बूढ़ी हो गई, ना मन का पहना न ओढ़ा। उनके जब गजाधर बाबू बोलते हैं ना कि अब जो है कमीनी थोड़ा सा कम हो गया तो घर का खर्च जो है कम करो, तो उनकी पत्नी बोलती है कि खर्च जो है वो वाजिब है, किसका पेट काटे। यही तो जोड़ घटाते घटाते हमारा ज़िंदगी जो है बीत गया। ठीक है, जो खुद का मैं कभी पहना भी नहीं ना ओढ़ा भी, ऐसे बोलते हैं गजाधर बाबू के पत्नी। गजाधर बाबू ने आहत से विस्मित दृष्टि से पत्नी को देखा। उनसे अपनी हैसियत छिपी न थी। उनकी पत्नी तंगी का अनुभव कर उसका उल्लेख करती, यह स्वाभाविक था, लेकिन उनमें सहानुभूति का पूर्ण अभाव गजाधर बाबू को बहुत खटका। उनसे यदि राय बात की जाती कि प्रबंध कैसे हो तो उन्हें चिंता कम होता, संतोष अधिक होता, लेकिन उनसे तो केवल शिकायत की जा रही थी, जैसे परिवार की सब परेशानियां के लिए गजाधर बाबू ही जिम्मेवार हैं।
तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ? घर में बहू है, लड़के बच्चे हैं, सिर्फ रुपयों से ही तो आदमी अमीर नहीं होता, ऐसे गजाधर बाबू ने कहा। और कहने के साथ भी अनुभव किया अपने आप को भी। यह उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, ऐसी कि उनकी पत्नी नहीं समझ सकी। हाँ, बड़ा सुख है न बहू से, ऐसे गजाधर बाबू की पत्नी बोले। आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है, कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गई। गजाधर बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिसकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उन्हें लगा कि वह लावण्यमयी युवती जीवन की राह में कहीं खो गई और उसकी जगह आज जो स्त्री है उसके मन और प्राणों के लिए नितांता अपरिचिता है। ठीक है। गाढ़ नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडौल और कुरूप लग रहा था। चेहरा श्रीहीन और रूखा था। गजाधर बाबू देर तक निसंग दृष्टि से मैंने एक टक्की से पत्नी को देखते रहे और फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ाकर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया होगा शायद। और वह अंदर भागी। थोड़ी देर में लौट कर आई तो उनका मुंह फुला हुआ था। देखा, बहू को चौका चूल्हा छोड़ आई, बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। सभी तो खाने को हैं, अब क्या खिलाऊंगी। वह सांस लेने को रुकी और बोली, एक तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा घी उड़ेल कर रख दिया, जरा सा भी दर्द नहीं है। कमाने वाला हाड़ तोड़े और यहाँ चीजें लूटे। ऐसे पत्नी ने बोले, मुझे तो मालूम था कि यह सब काम किसी के बस का नहीं है। गजाधर बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी तो उनके कान झनझना उठेंगे और ओठ भींच करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली। रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था कि एक कौर तक निगला न जा सके। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। चलिए आगे देखिए, आगे क्या हुआ इसके बाद। बसंती तुनक कर बोली, तो न खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करता है? तुमसे खाना बनाने को कहा किसने था? नरेंद्र ने जोर से चिल्लाया। तो बसंती बोली, बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सोचता है, ऐसे नरेंद्र ने बोला। बसंती को उठाकर माँ ने नरेंद्र को मनाया और वह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा कि इतनी बड़ी लड़की हो गई और उसे खाना बनाने तक का सहूर नहीं आया। अरे आता सब कुछ है, करना नहीं चाहती, ऐसे पत्नी ने बोला। बगली शाम माँ को रसोई में देख कपड़े बदल करके बसंती बाहर गई तो बैठक से गजाधर बाबू ने टोक दिया, कहाँ जा रही हो? तो बसंती ने बोला कि पड़ोस में शीला के घर जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो, गजाधर बाबू ने ऐसे कड़े आवाज में बोला। कुछ देर अनिश्चित खड़े होकर बसंती अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम को रोज टहलने चले जाते थे। लौट कर आते थे तो पत्नी ने कहा कि क्या कह दिया बसंती से आप कि शाम से मुंह फुलाए बैठी है, खाना भी नहीं खाया है। गजाधर बाबू को खीन हो गया। पत्नी की बात का उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में ही निश्चय कर लिया कि बसंती की शादी जल्द ही कर देनी चाहिए। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी। जाना होता तो पिछवाड़े के रास्ते से चली जाती थी। गजाधर बाबू ने 2-1 बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला कि रूठी हुई है। गजाधर बाबू को और रोष हुआ और लड़की के इतने मिजाज जाने से रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं। फिर उन्होंने पत्नी से ही सूचना दी कि अमर अलग रहने का सोच रहा है। ठीक है, ऐसे गजाधर बाबू ने बोला अपनी पत्नी से। क्यों? गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा। अच्छा, पत्नी उनको बोले थे ऐसे, ठीक है। तो गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा कि आखिर क्यों अलग होना चाहता है? पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थी। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में ही पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बैठाने को भी जगह नहीं है। अमर को तो अभी वह छोटा समझते थे और मौके बेमौके टोक देते थे। बहू को काम करना पड़ता था और सास तब तक फुड़फुड़ाहटपन से ताने देती रहती थी। हमारे आने के पहले भी कई ऐसी बात हो चुकी थी। ठीक है। गजाधर बाबू ने पूछा कि क्या हमारे आने से पहले भी ऐसा बात हो चुका था, अमर का अलग रहने की बात? पत्नी ने सिर हिलाकर बताया कि नहीं हुआ था ऐसे बात कुछ। पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था, बहू को कोई रोक टोक नहीं थी। अमर के दोस्तों का प्राय यही अड्डा जमा रहता था और अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर जाता रहता था। बसंती को भी अच्छा लगता था इस सब चीज़ों में।
गजाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन वह सुबह घूम कर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। अंदर आकर पूछने वाले ही थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ गई। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे है कि उन्होंने यह कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार, रजाइयाँ और कनस्टरों के मध्य अपनी चारपाई लगी हुई पाई। गजेंद्र बाबू ने कोट उतारा और टांगने को दीवार पर नजर दौड़ाई। फिर उसने मोड़कर अलगनी के कुछ कपड़े सिरका कर एक किनारे पर कोट को टांग दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, मन आखिरकार बूढ़ा ही था। सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य चले जाते थे, पर आते आते थक जाते थे। ठीक है, गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा खुला हुआ क्वार्टर याद आ गया। निश्चिंत जीवन और सुबह पैसेंजर आने पर ट्रेन स्टेशन की चहल पहल और चिर परिचित चेहरे और पटरी पर रेल की पहियों की खटखट जो उनके लिए मधुर संगीत की तरह था। ठीक है, तूफान का डाक गाड़ी के इंजनों की चिंगाड़ उनकी अकेली रातों के साथी थी। सेठ रामजी लाल की मिल के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठे, वही उनका दायरा था, वही उनके साथी थे। जीवन अब उन्हें एक खोई निधि का प्रतीत हो रहा था। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारे ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उसमें से उन्हें एक बूंद भी न मिला। लेटे हुए वह घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे। बहू और सास की थोड़ी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज़, रसोई की खटपट और उन्हें गौरियों का वार्तालाप। और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि किसी बात में दखल अब नहीं देंगे। यदि गृह स्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह यही है तो यहीं पड़े रहेंगे। अगर कहीं और डाल दी गई तो वहाँ चले जाएंगे। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं तो अपने ही घर में परदेसी की तरह पड़े रहेंगे। उस दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र पैसा मांगने आया तो बिना कारण पूछे उसको रुपया दे दिए। बसंती काफ़ी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रहती थी तो उन्हें कुछ कहीं नहीं कहा, पर उन्हें सबसे बड़ा गम यह था कि पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य देख लिया था। वह मन ही मन कितना जो है वो भाड़ हो रहे थे, इससे वह अनजान ही बनी रहती थी उनकी पत्नी जो थी। बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही थी। ठीक है, मैंने पति बोल देते थे तो उनकी पत्नी गुस्साने लगते थे। अगर ये सच हस्तक्षेप नहीं करते थे तो उनकी पत्नी ठीक रहती थी। कभी कभी कह भी उठती थी कि ठीक है, आप बीच में ना पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, शादी कर देंगे। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी वह बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र है। मैंने जो कमा कर के दे, ऐसे बन गए व्यक्ति अपने फैमिली के लिए। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारी है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, उनके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों से छुट्टी पा जाती है। वह घी और चीनी के डब्बे में इतनी रमी हुई है कि अब वही उनकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। गजाधर बाबू उनके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते थे। उन्हें तो अब उनकी शादी के लिए भी उत्साह बुझ गया। किसी बात में हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी कि जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई लगती थी। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। इतने सब निश्चयों के बावजूद भी गजाधर बाबू एक दिन बीच में दखल दे बैठे थे। पत्नी स्वभावानुसार नौकर की शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है, बाजार की हर चीज़ें में पैसा जो है वो बनाता है, खाना खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बराबर यह महसूस होता रहता था कि उनके घर पर रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज़्यादा है। पत्नी की बात सुनकर लगा कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है, छोटा मोटा काम है, घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर दिया। अमर दफ्तर से आया तो नौकर को पुकारने लगा। अमर की बहू बोली कि बाबूजी ने नौकर को छुड़ा दिया। अमर पूछा कि क्यों? तो उसकी बहू बोलती है कि बाबूजी कहते हैं कि खर्च जो है वो बहुत है नौकर के चलते।
यह वार्तालाप बहुत सीधा सा था, पर जिस टोन में बहू बोली गजाधर बाबू को खटक गया। उस दिन भी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए थे, ठीक है, और जी उनकी भारी हो गया था। उस दिन आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई। इस बात से बेखबर नरेंद्र की माँ कहने लगी कि अम्मा तुम नरेंद्र जो है माँ से कहने लगा कि अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं, बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर ही छुड़ा दिए। अगर बाबूजी यह समझते हैं कि साइकिल से मैं गेहूं रहकर आटा पिसा आऊँगा तो मुझसे यह नहीं होगा। हाँ माँ, बसंती का स्वर भी ऐसे ही कुछ था कि मैं कॉलेज भी जाऊँ और लौटकर झाड़ू भी लगाऊं, यह मेरे बस की बात नहीं है। बूढ़े आदमी हैं, अमर भुनभुनाया, चुपचाप पड़े रहे, हर चीज में दखल क्यों देते हैं। पत्नी ने बड़े व्यंग से कहा, और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को ही चौके में भेज दिया। वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दी, ठीक है। बहुत कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई। कुछ देर तक अपनी कोठरी में कुछ देर के बाद उनकी गजाधर बाबू की जो पत्नी है अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देख बड़ी उसको सिपटा गई, ठीक है। वो सोची थी कि वो घूमने गए होंगे, लेकिन उस दिन गजाधर बाबू का जी भारी लग रहा था, इसलिए वो दिन वह घूमने नहीं गए थे। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वह उनके भावों का अनुमान न लगा सकी। वह चुप आंखें बंद किए लेटे रहे। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर आए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथों निकली और आंचल से पोंछती हुई पास आ खड़ी हुई। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा, मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई है। खाली बैठे रहने से 4 पैसे घर में आए वही अच्छा है। उन्होंने तो पहले ही कहा था, मैंने ही मना कर दिया था, ऐसे गजाधर बाबू बोले। फिर कुछ रुक कर जैसे बुझी हुई आग में एक चिंगारी चमक उठे। उन्होंने धीमी स्वर में कहा, सोचा था मैंने कि बरसों तुम सबसे अलग रहने के बाद अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूंगा। खैर परसों जाना है, तुम भी चलोगी क्या, पूछे। पत्नी बोलती है कि मैं, तो पत्नी ने सबकवा कर कहा, मैं चलूंगी तो यहाँ का क्या होगा। इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की, और बातचीत में ही काट गजाधर बाबू ने थके हताश स्वर में बोला कि ठीक है तुम यही रहो। मैंने तो ऐसे ही कहा था। गहरे मौन में फिर डूब गए। नरेंद्र की बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा को बुला लाया। गजाधर बाबू का टीन का बक्स और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया गया। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डालियां हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शा पर बैठ गए। एक दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली और फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलिए ना भैया, हमें भी ऐसे आवाज़ आया। उनकी बहन बोली होगी। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई। बची हुई मठरियों को कठोर दान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनेस्ट्रो के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने के लिए भी जगह नहीं है। अब हम लोग इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न सोल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न दोस्तों कि उषा प्रेमोदा का जन्म कहाँ हुआ था, तो कानपुर में हुआ था। उषा प्रेमोदा का जन्म कब हुआ था, उषा प्रेमोदा का जन्म हुआ था 1931 में। आगे है कि उषा प्रेमोदा का विवाह किससे हुआ था, उषा प्रेमोदा का विवाह हुआ था पियर निक्रो से। विवाह के बाद उषा प्रेमोदा कहाँ चली गई, अमेरिका चली गई। अमेरिका के विस्कॉन्सिन विद्यालय में उषा प्रेमोदा ने किस विषय में अध्ययन किया, तो उन्होंने दोस्तों भाषा संस्कृति का अध्ययन किया। जो भारतीय भाषा संस्कृति था उसका अध्ययन किया। इनमें से कौन सी कहानी संकलन से उषा प्रेमोदा का है, ठीक है। उषा प्रेमोदा का कहानी जो है वो कौन सा है, तो ये सभी है। उषा प्रेमोदा की कहानियों से कौन से भाव जो है वो व्यक्त होते हैं, ठीक है। कौन से भाव जो हैं वह व्यक्त होते हैं, तो जीवन की यथार्थ और अनुभूत सत्य वो व्यक्त होते हैं। उषा प्रेमोदा की कहानियाँ हुई है, उषा प्रेमोदा की कहानियाँ हुई है तो आत्मपरक। उषा प्रेमोदा की कहानियों में गलीज जिंदगी जीने की व्यवस्था और अंतर्विवेकता को तोड़ लेने की लाचारी और अकेलेपन का पक्ष आया। किसका यह कथन है, ठीक है, तो यह कथन किसका है, बच्चन सिंह का। वापसी कहानी का गणेशी कौन था, वापसी कहानी का गणेशी कौन था, तो रेलवे विभाग के चतुर्थ कर्मचारी था, या गजाधर बाबू का व्यक्तिगत नौकर था, या बुकिंग क्लर्क था, या इनमें से कोई नहीं था। तो गजाधर बाबू का एक व्यक्तिगत जो था वो नौकर था, ठीक है। आगे देखिए, आगे इसके बाद कि गणेशी ने इनके वापसी के समय क्या दिया था,
तो वो बेसन के लड्डू दिया था। गजाधर बाबू ने रेलवे की नौकरी कितनी वर्ष किए थे? तो 35 साल तक वो रेलवे की नौकरी कर चुके थे। ठीक है, आगे है इसके बाद कि संसार की दृष्टि से गजाधर बाबू जीवन सफल कहा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने शहर में अपना घर बना लिया था और बेटी कांति की तथा बेटे जो बड़ा बेटा था अमर उसकी शादी कर चुके थे। ठीक है, आगे देखिए, आगे है कि घर वापसी के बाद अपने घर पर सर्वप्रथम उन्होंने क्या देखा था? तो उन्होंने घर वापसी के बाद अपने सर्वप्रथम देखा था नरेंद्र का कमर हाथ हिला रहा था, नाच रहा था, बसंती जोर से हंस रही थी, बहू जो है शरीर से कपड़ा अस्त व्यस्त गिरा हुआ था, यानी कि ये सभी। गजाधर बाबू की चारपाई कहाँ लगी हुई थी? तो गजाधर बाबू की चारपाई जो है वो घर के बाहर बैठक में लगी हुई थी। गजाधर बाबू ने घर के खर्च पर नियंत्रण का सुझाव दिया। ठीक है, घर के खर्च पर नियंत्रण का सुझाव जो है क्या बोले थे कि क्योंकि सेवानिवृत्ति के बाद जो है पेंशन सिर्फ मिलेगा, यानी कि पैसा घर में अब कम आएगा, इसलिए अब जो है वो कम खर्चा किया जाए। आगे इसके बाद गजाधर बाबू ने भोजन पकाने का भार किस पर देना चाहा? ठीक है, तो बहू पर और बेटी दोनों पर। ठीक है, बहू और बसंती दोनों पर देना चाहा था। आगे इसके बाद कि सिर्फ रुपयों से आदमी अमीर नहीं होता, या किसने कहा? तो गजाधर बाबू ने कहा। गजाधर बाबू, ठीक है, गजाधर बाबू को बैठे बैठे यही सोचता है, या किसने कहा? बाबूजी को बैठे बैठे यही सोचता है, किसने बोला? तो नरेंद्र ने। आगे है कि उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। यह उक्ति कब की है? ठीक है, यह युक्ति जो है वह उनको कब महसूस हुआ? तो जब वो रसोई घर में बर्तनों की खटपट सुनाई पड़ी, या जब बाल्टी खुले नल की आवाज़ आई, या जब वो, तो ये सभी चीज़ जो उनको सुनाई पड़ा था, तब वो सोचने लगे थे, इसीलिए उनको लगा कि जिंदगी के द्वारा मैं ठगा गया हूँ। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी व बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन का निमित्त मात्र है। इस कथन से क्या भाव है? तो इस कथन से पश्चाताप का भाव है। गजाधर बाबू को सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी कहाँ मिली? तो सेठ रामजी लाल के मिल में। उषा प्रेमदा की कहानी में कौन कौन से पात्र हैं? गजाधर बाबू, गणेशी, नरेंद्र, ये सभी पात्र हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।